आवाज आ रही है सबको? बोलो। यस सर। यस सर। क्या किया था लास्ट क्लास में? सर लास्ट टाइम तो एक ही सम हुआ था। वो कार वाला दिया था ना? हाँ सर। पीटर वाइट कार है, याद है? 12 मीटर पे आदमी है, 8 मीटर वाइड कार है। उसके बाद शायद हम लोगों का नेटवर्क चला गया था, ऐसा हुआ था? सर वो तो लास्ट टू लास्ट लेक्चर था। अच्छा, वो लास्ट टू लास्ट लेक्चर। तो लास्ट लेक्चर में क्या किया था? एक आपने सम दिया था और उसके बाद आपका इंटरनेट प्रॉब्लम हो गया था। हाँ 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 हाँ, ठीक है ठीक है, याद आया। ये वाला सम दिया था जिसमें इंक्लाइन प्लेन पर नॉर्मली आता है, वो वाला क्या? यस सर। यस सर। हाँ, याद आ गया, याद आ गया। तो ये एक इंक्लाइन प्लेन है जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है। इसके इस पॉइंट से मैंने कहा था कि h हाइट ऊपर, यहाँ से एक ऑब्जेक्ट को u स्पीड से इस तरह से थ्रो किया गया कि वो इस इंक्लाइन प्लेन को परपेंडिकुलरली हिट करता है। मैंने पूछा रहा होगा इस u की वैल्यू कितनी है। यही पूछा था ना? सॉल्व हुआ था किसी से? नहीं सर। कोशिश करो। कोशिश किया था उस दिन? यस सर। यस। मैं बता दूं ऐसा, या कोशिश करोगे? चलो मैं बता देता हूँ। मान लेते हैं हम लोग कि t टाइम के बाद हिट करता है, तो t टाइम में ये इतना डिस्टेंस x में ट्रेवल करेगा और इतना डिस्टेंस y में ट्रेवल करेगा। आया ना? बोलो। तो x की वैल्यू u इंटू टी के बराबर होगी और y की वैल्यू हाफ जी टी स्क्वायर के बराबर होगी। आया ना? यस सर। ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, और ये अगर y है मतलब ये डिस्टेंस h माइनस y होगा। तो यहाँ अगर हिट किया है मतलब tan थीटा शुड बी दिस अपॉन दिस, मतलब tan थीटा शुड बी h माइनस y अपॉन x, ऐसा लिख सकते हैं। तो h माइनस y की जगह हाफ जी टी स्क्वायर अपॉन x, मतलब u इंटू टी, ये हो गया tan थीटा। तो एक चीज ध्यान से देखो, इससे तो सिर्फ ये पता चलता है कि ये ऑब्जेक्ट इस इंक्लाइंड प्लेन को हिट करेगा, बट परपेंडिकुलरली हिट करेगा या नहीं वो कंडीशन लगाना बाकी है। आया ना? यस सर। अभी तक मैंने जो कुछ भी किया इससे सिर्फ ये पता चलता है कि ये बॉल इंक्लाइंड प्लेन को हिट करेगा। अभी तक हम लोग ये इंश्योर नहीं कर पाए कि ये परपेंडिकुलरली करेगा। बोलना भाई, कुछ बोलोगे तभी तो। हाँ सर। यस सर। तो वो एक कंडीशन मुझे कहीं से लगा दें और टी को एलिमिनेट कर दें तो शायद हमारा काम हो जाए, क्योंकि मुझे आंसर के लिए एच चाहिए, थीटा चाहिए। तो एच और थीटा चाहिए, यू ढूंढना है, तो टी एक एडिशनल चीज दिखाई दे रही है। यस सर। तो अब जब भी टी टाइम के बाद यहाँ आया तो एक्स में वेलोसिटी तो चेंज नहीं होगी, ये यूं ही रहेगा, बट y में वेलोसिटी इधर की ओर g इंटू टी के बराबर हो जाएगी। बोलिए।
यस सर। तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, होगा? बोलो। ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये भी थीटा होगा। Yes, sir. Yes, sir. तो अगर ये परपेंडिकुलर है रिजल्टेंट, तो tan थीटा शुड बी u अपॉन gt वेक्टर से। आया ना? तो यहां से t की वैल्यू मिल जाएगी u अपॉन g tan थीटा। सेकेंड इक्वेशन में किसी को कोई दिक्कत है? ओ भाई साहब बोलो। No, sir. ये इसी दोनों का वेक्टर सम है ना बेटा। ये जो फाइनल वेलोसिटी है वो gt और u का ही वेक्टर सम है ना। तो पैरेललोग्राम लॉ से tan थीटा आया समझ में? तो t का वैल्यू इक्वेशन 1 से उठाकर यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, एक बार यहाँ और यहाँ पर, तो u मिल जाएगा शायद, होगा? यस सर। कोशिश कीजिए। हाँ, सर। कोशिश नहीं, अब तो बस केवल वैल्यू पुट करना है। हो गया? आया कुछ आंसर?
बोलिए, आया कुछ आंसर? नो सर। क्यों? इसमें क्या वैल्यू पुट करना है केवल? मानूंगा ऐसे करेगा तो। और गधे, देखिएगा इसको इधर लेगा तो u into t into tan theta is equal to h minus half into g t square. t की वैल्यू u by g tan theta, तो u into u upon g into tan theta this is equal to h minus half into g into t square, that is u upon g tan थीटा को ऊपर ले जाओ तो cot थीटा इसका होल स्क्वायर। ऐसा होगा तो यहाँ पर tan थीटा कैंसिल हुआ तो ये हो गया u स्क्वायर बाय g इज इक्वल टू h माइनस u स्क्वायर बाय 2g cot स्क्वायर थीटा, इसको इधर ले जाओ तो u स्क्वायर बाय 2g कॉमन ले लेंगे तो 2 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू h। होगा ऐसा? होगा तो यहाँ से u की वैल्यू क्या मिल गई? अंडर रूट 2gh अपॉन 2 प्लस cot स्क्वायर थीटा। ये आंसर हो गया। बोलिए, बोलिए, आया आंसर? यस सर। पक्का? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन रिलीज करो। बोलिए, यस सर। चलो एक अभी जो दे रहा हूँ ये सबसे सॉल्व होना चाहिए, मैं पहले ही बोल रहा हूँ। जो इजी क्वेश्चन होगा मैं बोल ही दूंगा सॉल्व होगा। इसमें ऐसा है कि ये एक छत है, छत बोलो, पेड़ बोलो, डाल बोलो, जो बोलना है बोलो। यहाँ पर एक चिड़िया है बैठी हुई। ये चिड़िया यहाँ से चलना शुरू करती है तो इसकी इनिशियल स्पीड 0 है और इसका एक्सीलरेशन है 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये जो आपका जो भी बोल दीजिए, पेड़ बोल दीजिए, टावर बोल दीजिए, छत बोल दीजिए, जो भी बोलना है, इसकी हाइट है 1.25 मीटर। ठीक है, इसी समय
एक बच्चा यहाँ से एक बॉल को थ्रो करता है, कितने स्पीड से करता है मुझे नहीं पता, कितने एंगल पर करता है मुझे नहीं पता, ठीक है। और ये डिस्टेंस है 3 मीटर। ये डायग्राम ड्रॉ कीजिए। तो ये है बॉल और ये है स्टोन। दोनों का मोशन एक साथ शुरू हुआ, मतलब ये भी t इक्वल टू 0 है और ये भी t इक्वल टू 0। डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए, फिर क्वेश्चन लिखाता हूँ। If stone hits the bird during downward motion at an angle (45° with horizontal), then find the time at which a stone will hit the bird. तो कितनी देर के बाद ये स्टोन इस बर्ड को ड्यूरिंग डाउनवर्ड मोशन 45 डिग्री पर हिट करेगा, ये पूछा है। ये होगा, थोड़ा सा शांति से करोगे ये हो जाएगा। सो बर्ड जो है वो स्ट्रेट पाथ फॉलो करेगा प्रोजेक्टाइल? बर्ड स्ट्रेट लाइन पे जाता है। बर्ड का देखो डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल बनाया हुआ है ना, एक्सेलरेशन इतना, तो बर्ड वैसे ही फ्लो कर रहा है। बर्ड स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, बर्ड स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। ठीक है सर।
Sir, 5 seconds. नहीं, बोलो इजी है, ये होने वाला है, मैं बोल रहा हूँ। नहीं हुआ। Sir, 2 minutes. सर हो गया ऑलमोस्ट।
नहीं हुआ किसी का? चलो देखो इधर, मुझे लगा था ये होना चाहिए। देखो इधर, बट हाँ फाइट मारा ना तुम लोग, फाइट मारा तो हो जाए, कोई तो सीख तो जाओ। फाइट मारा तो सीख जाओ। ऐसे देखो, चलो ये कहीं ऐसे जाके यहाँ कहीं हिट करेगा, ठीक है। इस डिस्टेंस को मैं x मान लेता हूं। इस डिस्टेंस को मैं x मान लेता हूं। यहाँ पर जिस किसी भी एंगल और वेलोसिटी से थ्रो किया तो ये u और ये थीटा दोनों मुझे नहीं पता है, ठीक है। ठीक है, तो देखो t टाइम के बाद मान लो हिट किया है, सब ध्यान से देखेगा। तो ये मैं अगर इक्वेशन लिखूं u cos थीटा into t is equal to 3 plus x, तो कोई दिक्कत किसी को? इस इक्वेशन में कोई दिक्कत किसी को? नो सर। सो और x को मैं लिख दूं हाफ टी स्क्वायर, तो दिक्कत किसी को? No, sir. x क्या है? इसी t टाइम में बर्ड जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है ना, बोलो बेटा। हाँ सर। a का वैल्यू 1.5, सो 1.5 अपॉन 2 कितना होगा? 0.75 शायद। 3 प्लस 0.75 t स्क्वायर इज u cos थीटा into t, ऐसा होगा। इस इक्वेशन को रहने दें। इसमें से अगर u cos थीटा की वैल्यू मुझे पता होती तो हमारा काम हो जाता। Yes, sir. दूसरा, इसकी हाइट तो 1.25 में रहेगी, यहाँ पर भी प्रोजेक्टाइल की हाइट 1.25 में रहेगी। तो प्रोजेक्टाइल के लिए अगर मैं लिखूं 1.25 इज इक्वल टू u sin थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, तो कोई दिक्कत नहीं, इंटू टी, तो कोई दिक्कत नहीं, बोलो। यस सर। ये एक्सप्रेशन समझ आया नीचे वाला सबको? किसी को कोई हाँ, डाउट सर। हो तो पूछो। g का वैल्यू 10, तो ये मेरा हो गया 1.25 इज इक्वल टू u sin थीटा t माइनस 5t स्क्वायर। थोड़ा ठीक कर लेते हैं, इंटू t थोड़ा ठीक कर लेते हैं, तो इसको ऐसे लिख देते हैं u sin थीटा इंटू t इज इक्वल टू 1.25 प्लस 5t स्क्वायर, ऐसा कुछ हो गया। ये दूसरा इक्वेशन, इसमें किसी को कोई डाउट? इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इन दोनों में कोई डाउट है किसी तरह का? नो सर। नहीं है। तो ये तो हो गया कि ये दोनों मिलेंगे, उसका कंडीशन तो हो गया। अब है जिस समय मिले उस समय 45 डिग्री पर ही रहे, तो उस मोमेंट पर x में वेलोसिटी तो वही u cos थीटा ही रहेगी, y में वेलोसिटी इसकी हो जाएगी u sin थीटा माइनस gt, हो जाएगी। यस सर। नीचे की ओर
तो अगर ये 45 डिग्री पर मिल रहा है, मतलब ध्यान से देखना, u cos थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ u sin थीटा माइनस gt। हो गया ऐसा? बोलो। यस सर। पक्का? यस सर। ये माइनस होगा कि नहीं होगा, सोच के बताओ। होगा सर। होगा, क्योंकि u sin थीटा माइनस gt खुद ब खुद बाय डिफॉल्ट नेगेटिव होगा। ये टर्म तो बाय डिफॉल्ट नेगेटिव होगा ना। तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, मतलब इसका न्यूमेरिकल वैल्यू और इसका न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होना चाहिए, इसलिए माइनस लगाया। यस सर। तो यहां से मुझे मिल गया u cos थीटा प्लस u sin थीटा इज इक्वल टू g इंटू t। ये मिल गया। तो ये अगर मिल गया तो सॉल्व हो गया। कैसे सॉल्व हो गया? इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दो। 1 और 2 को ऐड कर दोगे तो cos थीटा प्लस sin थीटा की जगह gt पुट कर दो, u थीटा सब चला गया, 3 में एक इक्वेशन, हमारा काम हो गया। समझा कुछ कि नहीं? बोलो भाई, कुछ तो बोलो। यस सर, अभी हो गया। सो एडिंग 1 एंड 2, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो u cos थीटा प्लस u sin थीटा इंटू t, 3 प्लस 1 4.25, ये कितना है? 5 और 0.75, 5.75 टी स्क्वायर, और u cos थीटा प्लस u sin थीटा, ये gt है तो gt इंटू t, 10 टी स्क्वायर हो गया ये। तो 10 टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4.25 प्लस 5.75 टी स्क्वायर, ये इधर आया तो 4.25 टी स्क्वायर इज 4.25, तो t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। आया आंसर? आया समझ में? Yes, sir. कॉपी कर लीजिए।
इरेज करूं? Yes, sir. तुम लोगों को थोड़ा एक दो वेक्टर के भी क्वेश्चन कराता हूँ। अब तो मल्टीप्लिकेशन पढ़ लिए होगे शायद, पढ़ लिए हो मल्टीप्लिकेशन वेक्टर का? बोलो। Yes, सर sir. केवल डॉट प्रोडक्ट। अच्छा, डॉट प्रोडक्ट पढ़ो, क्रॉस नहीं पढ़े हो अभी? सर ने नहीं पढ़ाया है या तुमने नहीं पढ़ाया, क्या बोल रहे हो? सर डॉट प्रोडक्ट थोड़ा सा पढ़ा है। मैंने स्टार्ट किया तो। अच्छा, डॉट प्रोडक्ट अभी खत्म नहीं हुआ है? तो एक सिंपल वाला क्वेश्चन से ही देखते हैं, अगर किए हो तो देखते हैं, जैसा बताओगे उसके हिसाब से नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। इसको इरेज करो। किसी वेक्टर का कंपोनेंट दूसरे डायरेक्शन में निकालने आता है आप लोगों को? डॉट प्रोडक्ट में सर ने पढ़ाया है कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, ऐसा कुछ? नो सर। कंपोनेंट ऑफ वन वेक्टर अलोंग अनदर वेक्टर, ऐसा कुछ? बोलिए। नहीं? अच्छा, कॉमन सेंस से देखते हैं, चलो जो बोलोगे उसी से। ए वेक्टर बोलो, क्या लिख दो? यहाँ से मुझे आइडिया रहेगा कि आगे वाला क्वेश्चन देना है या नहीं। फाइंड कंपोनेंट ऑफ ए, ए वेक्टर बोलो, क्या नाम दे दो जैसा बोलोगे? 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप, कुछ ऐसा। फाइंड कंपोनेंट ऑफ ए, क्वेश्चन ए में, अलोंग बी, बी का कुछ नाम दे दो, i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप। और क्वेश्चन बी में परपेंडिकुलर टू बी, ये रिजोल्यूशन की कहानी है वापस में। परपेंडिकुलर टू बी, बी का भी ऐसे वैल्यू रहने दो, i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप। तो कोई एक वेक्टर है जिसका कंपोनेंट मुझे दूसरे वेक्टर के डायरेक्शन में और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चाहिए। देखिए करके, लगता है होगा या नहीं होगा? रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के जैसा है। फर्क इतना है कि रेजोल्यूशन में स्पेसिफिकली एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस के अबाउट रिजॉल्व करते थे, इसमें किसी अननोन लाइन के अबाउट रिजॉल्व करेंगे।
सुनो, मैं जो पूछता हूँ केवल इतना बताइए, ये मालूम है किसी एक वेक्टर का कंपोनेंट दूसरे डायरेक्शन में वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा होता है, यस सर। हाँ या ना? ये मालूम है ना? अरे बेटा, अभी प्रोजेक्टाइल में करते थे ना कि u वेलोसिटी थीटा एंगल पर है तो उसका कंपोनेंट along x u cos थीटा होता था, along y u sin थीटा होता था। Yes, sir. So component of a vector along a line making an angle theta with it is vector का magnitude multiplied by cos theta, Yes, sir. मालूम है? अच्छा, तो ये एक कॉन्सेप्ट की जरूरत होगी इसमें। दूसरा कॉन्सेप्ट, यूनिट वेक्टर का डेफिनेशन क्या होता है? यूनिट वेक्टर along a वेक्टर का क्या मतलब है? यूनिट वेक्टर का नाम सुने हो कि नहीं, पहले ये बताओ। बोलो Yes, ना, हाँ sir. सुने हो। तो अगर मैं पूछूं यूनिट वेक्टर along a वेक्टर तो क्या बोलोगे, इसका क्या फॉर्मूला होता है? वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, ऐसा होता है ना? Yes, sir. हाँ, और यूनिट वेक्टर ऑफ अ वेक्टर उस वेक्टर का डायरेक्शन बताता है, मैग्नीट्यूड 1 होता है उसका, है ना? Yes, sir. तो ये 2-3 बातें अगर मालूम है तो शायद ये सॉल्व होना चाहिए। देखो इधर, सुनो सब, इधर देखो। अपने मन से मैंने कुछ भी ड्रॉ कर लिया वेक्टर बी, इसको एक्स एक्सिस मत समझो, ये समझो कोई वेक्टर बी का लाइन है और ये कोई वेक्टर ए का लाइन है। इन दोनों के बीच का एंगल है, मान लेते हैं थीटा। तो मुझे क्या चाहिए, कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी चाहिए, हाँ या ना? हमें क्या चाहिए, कंपोनेंट ऑफ ए Yes, अलोंग sir. बी एंड कंपोनेंट ऑफ ए परपेंडिकुलर टू बी।
बी के परपेंडिकुलर एक डायरेक्शन ड्रॉ कर लिया और बी के लॉन्ग ऐसा। अब अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं इधर और इधर, कुछ नाम दे दो इसका, ओ ए एम एन। तो ए पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में मुझे ओ एम वेक्टर चाहिए, ए पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में मुझे ओ एम वेक्टर चाहिए, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. इस वेक्टर का बी के लॉन्ग कंपोनेंट ओ एम होगा और बी के परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट ओ एन होगा और इन दोनों का सम वेक्टर ए के बराबर होगा, हाँ या ना? हाँ Yes, सर sir. अब आ गया। Yes, sir. OM वेक्टर प्लस ON वेक्टर इज ए वेक्टर, कॉमन सेंस है। तो ए क्वेश्चन में मुझे OM वेक्टर चाहिए, बी क्वेश्चन में मुझे ON वेक्टर चाहिए, तो क्या चाहिए ये समझ में आया? Yes, sir. अब लगता है होगा या मैं सॉल्व करूं आगे, जैसा बोलोगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं कर दूंगा। सर हो जाएगा। हो जाएगा, थोड़ा दिमाग लगाइए फिर। चलो, ये जो OM वेक्टर होगा, इस OM वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा? OM लेंथ के बराबर होगा। Yes, sir.
और डायरेक्शन किधर होगा, बी के अलोंग। डायरेक्शन किधर होगा, Long B. अलोंग बी। मींस अगर मैं ओएम लेंथ को बी के अलोंग यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारा काम चलेगा। Yes, sir. ओएम लेंथ कितना होगा इस ट्रायंगल में, आप खुद बता सकते हो, मॉड ए cos थीटा के बराबर होगा। बोलिए। Yes, sir. तो ये हो गया मेरा मॉड ए इंटू cos थीटा इंटू यूनिट वेक्टर अलोंग बी। आपने मुझे अभी बताया कि यूनिट वेक्टर अलोंग एनी वेक्टर इज वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। आपने बताया। Yes, sir. अब क्या करता हूं मैं, मॉड बी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो इसको लिख देता हूं मॉड बी इंटू मॉड ए इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय मॉड बी का होल स्क्वायर होल मल्टीप्लाइड विद वेक्टर बी। ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। Yes, sir. न्यूमरेटर को अगर देखोगे तो ए बी कॉस थीटा मतलब ए डॉट बी, Yes, और sir. नीचे मॉड बी का स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर कुछ ऐसा हो गया, OM इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ वेक्टर बी का होल स्क्वायर होल मल्टीप्लाइड विद वेक्टर बी। ए डॉट बी डॉट प्रोडक्ट में आपको मालूम है केवल कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई होता है, मालूम है ना? बोलो बेटा, पता है सबको? तो ए मालूम है और बी मालूम है, तो ए डॉट बी कितना होगा, 2 माइनस 3 माइनस 1। तो 2 माइनस 3 माइनस 1 कितना हुआ? ए डॉट बी कितना होगा बोल दो, मैं नहीं लिखने वाला। क्वेश्चन में वेक्टर ए दिख रहा है, बी दिख रहा है, तो ए डॉट बी कितना होगा? -2. रूट 14 -2 होगा। अरे हाँ, वेक्टर ए है बी है डॉट प्रोडक्ट, तो 2 into 2 1 -3 into 1 -3, तो 2 -3 -1 और एक और -1, तो -2 होगा। Yes, sir. मॉड बी कितना होगा? √3। तो मॉड बी का स्क्वायर मतलब 3 मल्टीप्लाइड विद वेक्टर बी दैट इज I plus j minus k, तो I plus j minus k क्या है। तो फाइनली हमारा आंसर हो गया -2/3 I cap -2/3 j cap प्लस 2/3 k cap। ये हमारा ए का आंसर हो गया। हो गया। यस सर। बी पार्ट के लिए OM प्लस ON मिला के ए होगा, तो ए मालूम है और OM मिल गया तो ON क्या होगा? ए माइनस OM होगा। ए दिया हुआ है क्वेश्चन में 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप माइनस OM अभी निकाला हमने -2/3 i कैप माइनस 2/3j कैप प्लस 2/3 k कैप। तो 2 और प्लस 2/3 कितना होगा? 8/3, तो 8/3 i कैप। यहाँ पर प्लस 2/3 और यहाँ -3, तो 2/3 -3 कितना होगा? -7/3, तो -7/3 j कैप। यहाँ पर k और यहाँ पर -2/3 k, तो 1 -2/3 1/3 -1/3 +1/3, तो
तो +1/3 k कैप। ये हो गया बी पार्ट का आंसर। ऐसा कुछ इसमें था जो आपको पहले से नहीं मालूम? ये तो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर और डॉट प्रोडक्ट ये दोनों मिला के एक सम है सिर्फ। समझे कुछ? Yes, sir. पक्का? आगे बढ़े? यस सर। इरेज करूं? Yes, sir. Yes, sir. एक और क्वेश्चन देखो। ये ऑप्शन वाला क्वेश्चन दूंगा। ये एक मान लो कोई भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोल दो, मिरर बोल दो, जो मन में आया बोल दो। एक लाइट रे ऐसे आया तो ये हो गया इंसिडेंट लाइट रे। ये हो गया यहाँ का नॉर्मल और ये हो गया रिफ्लेक्टेड लाइट रे। तो इंसिडेंट लाइट रे के लॉन्ग यूनिट वेक्टर का नाम मान लो मैं E1 कैप कह देता हूँ। रिफ्लेक्टेड लाइट रे के लॉन्ग यूनिट वेक्टर का नाम मैं E2 कैप कह देता हूँ। और ये जो नॉर्मल है, इस नॉर्मल के लॉन्ग यूनिट वेक्टर का नाम मान लो मैं N कैप कह देता हूँ। ये एंगल है θ1 और ये एंगल है θ2 और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो E1 कैप, E2 कैप और N क्या है, ये बात सबको समझ आ रही है? Yes, sir. θ1 और θ2 एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन है, ये बात समझ आ रही है?
Yes, तो मैं sir. ऑप्शन देता हूं, आपको बताना है कि कौन कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट है। ऑप्शन ए, E2 cap is equal to E1 cap minus twice of E1 cap dot n in dot n cap into n cap। यह है ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, cos theta 1 is equal to mod of E1 cap dot n cap। ऑप्शन सी, cos theta 2 is equal to mod of E2 cap dot n cap। And option D, none of the above। मोर देन वन करेक्ट है, इसलिए सोच समझ के एक ही बार आंसर बोलिएगा। इसमें मल्टीपल करेक्ट है। कोशिश कीजिए।
सर बी और सी है क्या? सब मुझे भी। बोलो, कुछ कुछ आंसर बोल रहे थे तुम लोग। सब बी एंड सी। तो बी एंड सी। बी एंड सी। ए नहीं होगा। बोलो, आंसर में ए बी और सी तीनों होगा। बी और सी तो हो गया होगा मुझे लगता है। ए प्रूव करने की कोशिश करो होगा कि नहीं। बी और सी में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ए डॉट बी है केवल। आया ना? Yes, sir. बी और सी सबको आ गया है या वो पूछना है बी और सी? आंसर इज ए बी एंड सी। तो चलो क्वेश्चन हम मॉडिफाई कर देते हैं। ए प्रूव करने की कोशिश करो। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, कोशिश करो जरा सा देखें। हाँ सर, ए भी प्रूव हो गया। ए भी प्रूव हो गया, वेरी गुड। किसने किया? सर ऋत्विक। बोलो। ऋत्विक। ऋत्विक कैसे किया बेटा? सर वो E2 को राइट हैंड साइड पे ले आया और वो जो 2 टाइम्स E डॉट N इनटू वेरी N गुड, कैप वेरी था गुड, उसको वेरी गुड। लेफ्ट हैंड साइड पे। हाँ अब सही समझ गया मैं, अब सही किया, वेरी गुड। बाकी लोग कोशिश करो।
हो गया सर। हो गया, वेरी गुड। इधर देखिए, इधर देखो, अगर किसी का नहीं हुआ तो इधर देखो। ये दोनों यूनिट वेक्टर, तो दोनों का मैग्नीट्यूड 1 1 है। तो इस लाइन को मैं आगे ड्रॉ कर लेता हूँ ऐसा 1 यूनिट। तो इसको अगर मैं 1 यूनिट आगे ड्रॉ कर लूंगा, देखो ध्यान से, ये वाला जो रेड लाइन है ऐसा एरो, ये हो गया मेरा E1 वेक्टर, E1 कैप। ये तो मालूम है ना, किसी भी लाइन को हम ऐसे ले ही जा सकते हैं, आया ना? यस सर। तो इस पॉइंट को O कह देते हैं, इस पॉइंट को A कह देते हैं और इस पॉइंट को B कह देते हैं। हम ये लिख सकते हैं कि E2 कैप इज OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर, ये लिख सकते हैं। सोच के देखो, OA vector is nothing but E1 cap, so E1 cap plus A2B vector लिख सकते हैं। बोलिए। Yes, sir. ये अगर θ2 है तो ये भी θ2 होगा और ये भी θ1 होगा। AB वाला लाइन N के पैरेलल होगा, तो हम इस AB वेक्टर को ऐसा लिख सकते हैं, ध्यान से समझना। E1 कैप प्लस AB को लिख सकते हैं, इस बीच में तो C, तो ट्वाइस ऑफ AC मल्टीप्लाइड विद N के लॉन्ग यूनिट वेक्टर। ये बात समझ आया? यस सर। सोच के बताओ। अच्छा, तो ये 1 यूनिट, अच्छा ये C मिड पॉइंट यहीं पे नहीं होगा, अरे इसी लाइन पे नहीं होगा, कहीं भी हो सकता है, समझ रहे हो ना? ये AB का मिड पॉइंट θ1 θ2 का अलग भी वैल्यू हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। ये मिरर पे लाई करे जरूरी नहीं है, ये कहीं पे हो सकता है। मान लो यहाँ पर है, क्या फर्क पड़ता है? आया समझ में? Yes, sir. है ना? ये अगर दोनों थीटा इक्वल होता तब आइसोसेलेस, आई मीन ऐसा होता ना, यही वाला ऐसा। समझे आप लोग मेरी बात की नहीं? समझे। A to C या फिर C to B, इसको हम आई मीन इसके साथ लिखें तो इसका प्रोजेक्शन इधर की ओर की, AC क्या है? AC इज प्रोजेक्शन ऑफ दिस अलोंग दिस। Yes, समझ रहे sir. हो? तो इसका प्रोजेक्शन इस डायरेक्शन में, इसका प्रोजेक्शन इस डायरेक्शन में जो भी होगा उसमें माइनस साइन लगा देंगे तो A to C मिल जाएगा। सोचो जरा मैं क्या बोल रहा हूँ। यस सर। मुझे चाहिए AC लेंथ, ये बात समझ आ रही है? मुझे चाहिए A to C का लेंथ चाहिए, तो A to C का लेंथ क्या होगा? OA का प्रोजेक्शन N के अलोंग। Yes, sir. तो OA तो ऐसा है ना, तो OA का प्रोजेक्शन N के अलोंग लेंगे तो N के अपोजिट डायरेक्शन में आएगा ना। Yes. ये जो AC है, दिस AC इज प्रोजेक्शन ऑफ E1 along
इधर की ओर तो नेगेटिव एन कैप। यही मतलब हुआ इसका। तो ये टर्म को हम लिख सकते हैं ऐसा, और दोनों यूनिट वेक्टर है तो E1 कैप -2 इंटू कॉस थीटा, मैग्नीट्यूड दोनों का 1 1 कर देंगे इंटू एन कैप, हो गया ऐसा cos थीटा 1। और cos थीटा 1 E1 डॉट n है, बी में शायद आप लोगों ने प्रूव कर रखा होगा। तो ये मेरा हो गया E1 कैप माइनस ट्वाइस ऑफ E1 डॉट n वेक्टर मल्टीप्लाइड विद n कैप, ये हमारा आंसर होगा। किसी को दिक्कत है तो 2 मिनट सोचो, मुझे बताओ कोई प्रॉब्लम अगर आ रही है तो। और नहीं एन कैप नहीं लिखना है तो इसको ऐसे लिख दो, ट्वाइस ऑफ एसी वेक्टर ऐसा, और एसी वेक्टर इज प्रोजेक्शन ऑफ E1। एसी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, E1 के प्रोजेक्शन के बराबर, और डायरेक्शन किधर होगा, नेगेटिव एन कैप में। तो वही लिखा है प्रोजेक्शन ऑफ E1 कैप along माइनस एन कैप, so that's why minus n cap multiplied by 2 cos theta 1। अब शायद कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ऑप्शन बी और सी भी चेक करना है किसी को, उसमें तो कुछ चेक करने का नहीं है। a डॉट b इज mod a mod b cos थीटा, mod E1 और n सब यूनिट वेक्टर है तो सबका मैग्नीट्यूड 1 होगा। समझ आया सबको? यस सर। थोड़ा आगे बढ़े। इरेज करूं? एक लास्ट क्वेश्चन, सिमिलर कुछ नया नहीं, यही क्वेश्चन देता हूँ जस्ट ऐसे ही आपकी प्रैक्टिस के लिए, और इस होप से कि ये तो सॉल्व कर लो। सुनो, इसको कहते हैं इंसिडेंट लाइट रे, इसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड लाइट रे, और इसको कहते हैं नॉर्मल। सबको मालूम है? और एक्चुअल रिफ्लेक्शन में दोनों थीटा सेम होता है, मालूम है? एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होगा, आया ना? यस सर।
इसमें कोई दिक्कत? नो सर। अगर मेरा आई वेक्टर दिया हुआ है आई कैप प्लस √3 j कैप और रिफ्लेक्टेड लाइट रे दिया हुआ है आई कैप माइनस √3 j कैप, तो आपको थीटा ढूंढना है। सब लोग सॉल्व करो, सबका होना चाहिए। देन फाइंड थीटा। ये सिंपल है, होना चाहिए। ये सब मत समझना कि मिरर एक्स एक्सिस है, नॉर्मल वाई एक्स, ये सब नहीं, कहीं भी होगा, मैंने ऐसा बनाया है। सिर्फ आपको इंसिडेंट लाइट रे और रिफ्लेक्टेड लाइट रे का इक्वेशन, वेक्टर इक्वेशन दिया हुआ है। सो 30 डिग्री। हाँ, वेरी गुड। तो 30 डिग्री है ना आंसर? हाँ, 30 डिग्री है। जी सर। Yes, sir. 30 degree. सबको आ गया 30 डिग्री आंसर? कोई है जिसको पूछना है 30 डिग्री कैसे होगा? बोलो, घबराओ मत। हाँ सर, आ गया। देखो, अगर किसी को दिक्कत है तो इधर देखो, सेम स्टोरी जो पहले किया था, इस इंसिडेंट लाइट रे को इधर ड्रॉ कर लो ऐसा। ये हो गया मेरा आई वेक्टर। तो आई और आर वेक्टर के बीच का एंगल कितना हो जाएगा? पाई माइनस 2 थीटा हो जाएगा। सो आई वेक्टर डॉट आर वेक्टर is equal to mod of I vector into mod of R vector multiplied by cos of angle between them, ऐसा होगा? होगा, डॉट प्रोडक्ट का क्वेश्चन है। तो
I dot r, so 1 into 1 1 और रूट 3 माइनस, तो 1 माइनस 3 ऐसा हो जाएगा ये। मॉड i 2, मॉड r ये भी 2, और cos पाई माइनस थीटा माइनस cos थीटा, तो माइनस cos 2 थीटा, है ना। तो माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 4 cos ऑफ 2 थीटा। तो cos ऑफ 2 थीटा की वैल्यू 1/2, तो 2 थीटा की वैल्यू 60 डिग्री, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री। आया समझ में? कोई दिक्कत इसमें किसी को? ऐसे ही किया था आप लोगों ने भी, आप लोगों ने कुछ और किया था। बताओ बाकी लोग, यूज किया। जिसने सॉल्व किया ऐसे ही किया था या कुछ और? सर कुछ और किया था। कुछ और क्या किया था? बोलो, मुझे भी सिखाओ। कुछ और में क्या किया था? बोलो तो सही। बाकी जिसने सॉल्व किया था ऐसे ही किया था या बाकी लोगों ने भी कुछ और किया था? ऐसे ही किया था। ऐसे ही किया था। तो कुछ और केवल अकेला तूने किया था? तो बताओ क्या किया था? बोलो। सर साइन इनवर्स ले लिया। क्या साइन इनवर्स? सर इस जो आपने डायग्राम बनाया है उसको हम लोग अगर वाई एक्सिस पे फ्लिप कर देंगे, क्या करेंगे? वाई एक्सिस के अलोंग फ्लिप कर देंगे, फिर हम लोग कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से निकाल सकते हैं। ने निकाला कैसे ये बता। नॉर्मल जो एन है वो वाई एक्सिस नहीं है, वो तो कोई भी लाइन हो सकता है। मिरर कोई एक्स एक्सिस थोड़ा ना है, मिरर भी कोई भी लाइन हो सकता है। बात समझ रहे हो? ये तो ऐसा ऐसा डेटा दिया है आई कैप प्लस रूट 3 जे कैप आई कैप माइनस रूट 3 जे कैप, तो ये देख के आसानी से लगता है कि मिरर एक्स एक्सिस होगा और लाइट रे इधर से आ रहा होगा। यही ऐसा ही किया ना? यस सर। वो तो इक्वेशन इतना सिंपल सा है इसीलिए ना, आई माइनस रूट 3 जे और आई प्लस रूट 3 जे कुछ भी हाँ रहता सर, क्योंकि जे का कोएफिशिएंट नेगेटिव हो रहा था दूसरे वाले हाँ में, हाँ, तो ये इसलिए। तो आसान है क्योंकि जे का कोएफिशिएंट एक में पॉजिटिव दूसरे में नेगेटिव दिख रहा है, तो बहुत आसानी से लग गया कि मिरर एक्स एक्सिस होगा और नॉर्मल वाई एक्सिस होगा। लेकिन इक्वेशन इसीलिए मैं पूछा था कि किसी ने और मेथड से किया, क्योंकि ऐसे भी कोई करके आसानी से आंसर ला सकता है। लेकिन कुछ भी इक्वेशन रहता और समथिंग आई कैप समथिंग जे कैप समथिंग के कैप कुछ भी रहता रैंडम सा, समझ रहे हो? हाँ तो नहीं फिर हो मेरे पाएगा। पास इसके अलावा और कोई मेथड नहीं था, इसीलिए ये मेथड सीखना इंपॉर्टेंट है, डॉट प्रोडक्ट वाला। समझे? यस सर। चलो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, देखेंगे। और किसी ने कुछ किया तो बोलो।
बोलो और कोई किसी को कुछ डिस्कस करना हो तो बताओ या मीटिंग एंड करूं?